नमस्कार। आज की बात के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज की बात में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्वैच्छिक बल की जो नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे पुलिस प्रशासन के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। आज हम बात करने वाले हैं गृह रक्षक बल की, यानी होमगार्ड्स की। इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ कमांडेंट कुलदीप कपिल जी मौजूद हैं। आप आदेशक गृह रक्षा एवं उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा हैं। साथ ही हमारे साथ रजपाल नेपटा जी हैं। आप मंडलीय आदेशक गृह रक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश। आप दोनों मेहमानों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दोनों मेहमानों से आज हम बात करेंगे होमगार्ड्स की कार्यप्रणाली की और हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड्स किस तरह से ग्राउंड लेवल पर पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर नागरिक सुरक्षा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको होमगार्ड्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड जानकारी देने के लिए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। उस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि होमगार्ड्स आखिर होते क्या हैं और ज़मीनी स्तर पर होमगार्ड्स का काम क्या रहता है, किस तरह से स्थानीय प्रशासन के साथ होमगार्ड्स हमेशा खड़े रहते हैं और नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। यह कहानी है हौसले की, यह दास्तान है समर्पण की, यह पहचान है हिमाचल की असली शक्ति की, जहां वर्दी केवल पहनावा नहीं, एक जिम्मेदारी है और सेवा केवल एक काम नहीं, एक जीवन मूल्य है। गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवाएं और एसडीआरएफ विभाग के यह चारों स्तंभ मिलकर हिमाचल को निडर, सक्षम और सुरक्षित बनाते हैं। गृह रक्षक कंधे से कंधा मिलाकर कानून व्यवस्था के रखरखाव, यातायात एवं महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा, अग्निशमन कर्मचारियों के साथ तैनाती, महिला गृह रक्षक अस्पतालों में अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ निभा रही है। साथ साथ एसडीआरएफ व अग्निशमन के जवान अपनी ड्यूटी पूर्ण सजगता के साथ निभा रहे हैं। इनके समर्पण और निष्काम सेवा से जनता को विश्वास, आश्वासन और सुरक्षा मिलती है। आज यह संगठन प्रदेश की आत्मा बन चुका है। लगभग 5,800 से अधिक गृह रक्षक पुरुष और महिलाएं तकनीकी और प्रशिक्षित हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। गृह रक्षा विभाग की 12 वाहिनियां, जिसमें 73 पुरुष कंपनियां, 6 महिला गृह रक्षा कंपनियां, 11 तकनीकी प्लाटून, 6 महिला प्लाटून व 4 स्वतंत्र प्लाटून हैं। हिमाचल प्रदेश, जहां प्राकृतिक सुंदरता और चुनौतियां साथ साथ चलती हैं, ऐसे में हादसे कभी चेतावनी देकर नहीं आते। गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन दल और एसडीआरएफ एकजुट होकर हर जीवन को बचाने, हर संपत्ति की रक्षा करने और हर नागरिक को संबल देने में लगे रहते हैं। विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाएं। पिछले 10 वर्षों में गृह रक्षकों ने एसडीआरएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 3,600 लोगों की जान बचाई। गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवाएं व राज्य आपदा मोचन बल के प्रशिक्षित, अनुभवी और साहसी जवानों ने इन आपदाओं के दौरान राहत और बचाव अभियानों में एक अहम भूमिका निभाई है। यह एक विभाग नहीं, यह एक सोच है, एक चेतना है जो सदा जीवित रहेगी, हर पल, हर मोड़ पर। जाहिर तौर पर नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में गृह रक्षक बलों की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अलग अलग मौक़ों पर हमें ये ग्राउंड लेवल पर नज़र भी आती है। गृह रक्षक बल आखिर है क्या, होमगार्ड्स होते क्या हैं और कैसे गृह रक्षक बल की शुरुआत जो है वो देश भर में हुई, इसी से हम शुरुआत करेंगे। कमांडेंट नेपटा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि होमगार्ड्स आखिर होते क्या हैं, कौन लोग होते हैं और कहाँ से ये गृह रक्षक बल है, इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना कब से मानी जाती है और तब से लेकर अब तक किस तरह से इन बल की कार्यप्रणाली रही है? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक शांति काल को बनाए रखने के लिए की संस्था की जरूरत पड़ी थी, तो 1946 में सबसे पहले विदर्भ जो बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी, पर पूरे भारतवर्ष में उस टाइम ये पूरी तरह से नहीं थी। तो 6 दिसंबर 1962 को
हिमाचल में पूरे भारतवर्ष में इसकी स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक जो है इसका जो एक जन्मदिन के जो मनाया जाता है 6 दिसंबर 1962 से लेकर आज तक इसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो रही बात इसमें किस तरह से लोगों को इनरोल किया जाता है। पहले तो इसका जो इनरोलमेंट होता था एक व्यवसाय जो लोग होते थे जो डिफरेंट इसके कैटेगरी या इसके तरह के लोग होते थे उनको भर्ती किया जाता था। पर अब थोड़ा धीरे धीरे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई तो और ज़्यादा इसमें जो ज़्यादा एक टेक्निकल स्किल थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया गया, इसलिए नई तरह से इसको एक पुलिस के तर्ज पर भी इसमें अब जो जवान आने शुरू हो गए। ठीक है, इसका दायरा भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। गृह रक्षक बल के साथ अब नागरिक सुरक्षा भी जुड़ गया है। क्या क्या वो डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या वो बल हैं जो आज इसमें इसके साथ मिलकर काम करते हैं, और हिमाचल प्रदेश में इसकी क्या स्थिति है? जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बताया, वर्तमान में जो हमारे महादेशक महोदय हैं तो उनके अंडर 4 वर्टिकल्स विभाग के हैं, जिसमें प्रथम है गृह रक्षा विभाग, दूसरा है नागरिक सुरक्षा विभाग, तीसरा है अग्निशमन सेवाएं और चौथा है SDRF। तो जैसा कि कमांड साहब ने बताया कि होमगार्ड एक स्वयंसेवी दल है जिसकी 1946 से स्थापना हुई और 1962 में आज वाली फॉर्म में ये अस्तित्व में आया। तो इसका जो दूसरा अंग है वो है नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा एक आपने अभी हाल ही में जिसको हम सिविल डिफेंस भी सुने के नाम से भी जानते हैं, तो आपने इसके बारे में चर्चा सुनी होगी। रिसेंटली जो ऑप सिंदूर हुआ, सिविल डिफेंस काफ़ी चर्चा में रहा। तो आपके माध्यम से मैं इसके ऊपर भी प्रकाश डालना चाहूँगा क्योंकि सिविल डिफेंस भी विभाग का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। तो नागरिक सुरक्षा इज कंसर्न विद जितने भी उपाय हैं जो कि जब देश के ऊपर कोई बाह्य हमला हो या आंतरिक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो तो ऐसे में किस प्रकार देश की जनता का मनोबल बनाए रखा जा सके, उत्पादन को निर्बाध रूप से बनाया जा सके और देश की आंतरिक परिस्थितियों को आंतरिक स्थिति को सामान्य बनाए रखने में जो है ये नागरिक सुरक्षा एक अहम भूमिका निभाता है। तो नागरिक सुरक्षा एक इस प्रकार का ये भी एक स्वयंसेवी दल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कमांड साहब ने बताया कि सिविल डिफेंस का होमगार्ड का जो एक जो उद्देश्य ये भी था क्योंकि उस टाइम एक हमारे पास एक पैरामिलिट्री या आर्मी इतनी मात्रा में नहीं थी, तो लोगों के जो खासकर जो लोकल लोग थे, गांव के लोग थे, उनके जो प्रॉब्लम थी, उनकी जो समस्या थी, उसको सरकार के जो फैसिलिटी उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये उसमें भी होमगार्ड की बहुत एक अहम कड़ी थी ताकि लोगों के बीच एक मध्यस्थता भी बने रहे, दूसरा उनका मनोबल भी बना रहे ताकि लोगों को ये पता लगे सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और उनकी जो प्रॉब्लम वो सरकार तक पहुंचे। इसलिए भी इस होमगार्ड का एक मेन मोटिव भी था। ठीक है, आपने बताया 46 से इसकी शुरुआत हुई, 62 में ये हमारी आज की जो फॉर्म है उसमें क्या चेंजेस आप देखते हैं 46 या 62 के मुकाबले आज के दौर में, किस तरह से होमगार्ड्स आगे बढ़े हैं और तब के होमगार्ड और आज के होमगार्ड में कितना फ़र्क आप देखते हैं? तो सॉरी पहले जो जहाँ तक 62 से लेकर हम बात करें उस टाइम हमारे इक्विपमेंट नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं थी, मैन पावर कम थी और जो नए जो टेक्निकल कोई इक्विपमेंट था वो हमारे पास नहीं था। पर आज की इसमें जहाँ तक हिमाचल की हम बात करें तो आज की इसमें हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर है, हमारे पास इंस्ट्रक्टर है, हमारे पास इक्विपमेंट है और मैक्सिमम जो हमारे जो ट्रेंड होमगार्ड्स है और जहाँ डिजास्टर की हम बात कर रहे थे इसमें मैक्सिमम लोग हमारे इतने ट्रेंड है कि आउट ऑफ स्टेट या बाहर के राज्यों से किसी एकेडमी से बहुत अच्छे ट्रेनिंग की है और बंधन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को दे रहे हैं, पुलिस HP पुलिस को ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमारे जो ट्रेंड लोग हैं वो इतनी महारत रखे। जैसे मैं अभी आपको मंडी का एक उदाहरण दी, जैसे डिजास्टर में हुआ तो हमारे होमगार्ड ने वहाँ पर जहाँ सड़कें नहीं थी पैदल चलकर राशन लोगों तक पहुँचाया और उनके पास इक्विपमेंट था। उस टाइम पहले ऐसा कुछ नहीं होता था और आदमी मैन पावर भी कम थी। आज की डेट में हमारे पास मैन पावर भी काफ़ी है और स्किल भी है और जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर है वो भी हमारे पर्याप्त मात्रा है। इसमें मैं भूमिका में जोड़ना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया कि प्रारंभ में हम बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस की असिस्टेंस में ज़्यादातर डिप्लॉयड होते थे। आपने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देखा कि आज की परिस्थिति में गृह रक्षक जो हैं एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ गतिविधियां एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और अपनी सेवाएं विविध क्षेत्रों में प्रदेश में दे रहे हैं, जिनमें कानून व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल्स में। और एक और बात बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा गृह रक्षक विभाग को फर्स्ट रिस्पॉन्डर डिज़ास्टर के लिए घोषित किया गया है। तो जैसा कमांड साहब ने बताया कि जब भी आपदा होती है
एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर गृह रक्षक अपना योगदान दे रहे हैं। और जो बदलाव आया खासकर इस भूमिका के जुड़ने से और ज़्यादा एक अहम भूमिका विभाग को मिली है। और जैसा इन्होंने बताया कि बहुत नवीनतम इक्विपमेंट हमारे को धीरे धीरे सरकार के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और हम किसी भी प्रकार की आपदा एवं किसी परिस्थिति से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो पा रहे हैं। बिल्कुल। साथ ही मैन पावर की भी आपने बात करी कि काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले बढ़ गया है। कितना अभी अगर हम नंबर्स वाइज बात करें, हिमाचल प्रदेश में कितनी मैन पावर है, और प्रशिक्षण केंद्रों की आपने बात की, आपने जिक्र किया, ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ हिमाचल प्रदेश में हैं और कितना अभी आपके पास जो बल है? देखिए अभी लगभग 8,000 गृह रक्षक प्राधिकृत है विभाग को, उसमें से हमारे पास मौजूदा संख्या 5800 की है और 700 की भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। इसको पारदर्शी और सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको ऑनलाइन माध्यम से डेवलप किया जा रहा है, तो बहुत ही जल्द ही निकट भविष्य में ये प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जिससे हमारे और गृह रक्षक साथ में जुड़ेंगे। ये रहा आपका संख्या के बारे में जवाब। दूसरा, जो हमारे वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र है और इसके साथ हमारा एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान CTI सरगीन में कार्यरत है, जो कि विभिन्न प्रकार की डिजास्टर से रिलेटेड ट्रेनिंग और होमगार्ड्स की बेसिक ट्रेनिंग और अलग अलग कोर्सों के माध्यम से गृह रक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कुछ जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, मैं थोड़ा सा, जैसे अभी कमांड साहब ने बताया कि हमारा 12 डिस्ट्रिक्ट में हमारे ट्रेनिंग सेंटर तो है ही है, और दूसरा जो हमारा अभी एक एडवांस ट्रेनिंग सेंटर है हमारा जो बग्गी में है, उसमें जो हमारे प्रमोशनल कोर्स है वो वहाँ से, जैसे लीडरशिप है, जैसे हौलदार रैंक का है या तो इस तरह से जो प्रमोशन है वो एक हमारा एक स्टेट का है एडवांस ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ भी रहता है। और CTI में तो साहब ने जैसे बताया अभी इसमें कैडर कोर्सेज मैक्सिमम रहते हैं, तो थोड़ा सा ठीक है। एक बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि प्रशासनिक सुरक्षा बल पहले से होते हुए, पुलिस प्रशासन के होते हुए, होमगार्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस बल के साथ आप लोग चलते हैं, जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर्स के गतिविधि में तो पुलिस की असिस्टेंस में गृह रक्षक शुरू से ही डिप्लॉयड हैं। अब ये किस तरह से इसमें सहयोग दे सकते हैं, पर तो मेरा मानना है जो हमारे गृह रक्षक हैं वो दूर दराज और लोकल क्षेत्रों से उनका संबंध अच्छे तौर पे है, तो पुलिस के साथ वो कोऑर्डिनेशन में बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। वो लोकल परिस्थिति से भी अच्छी तरह से परिचित होते हैं। उनका संपर्क, जैसे इन्होंने बताया कि जनता से भी उतना ही और प्रशासन के साथ एक संपर्क का माध्यम का भी वो काम करते हैं। तो इस प्रकार से तो वो पुलिस के साथ मिलकर अच्छे प्रकार से काम कर पा रहे हैं। ठीक है। अब कुछ श्रमदान का भी आप जिक्र कर रहे थे कि होमगार्ड जो हैं आज अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर उसमें भी सहभागिता अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं, और इन फ्यूचर आपकी क्या स्ट्रैटेजीज इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक आप श्रमदान की बात करें तो इसमें हमारे कमांडेंट जनरल वर्दी अटवाल मैम के जो हमारे दिशा निर्देश थे, तो उसमें लोगों जो सोर्सेज थे पानी के सोर्सेज, तो वो कई जगह बिल्कुल ध्वस्त हो चुके थे, दब चुके थे। मतलब पानी की कमी भी होती है, नेचुरल सोर्स जो हमारे बंद होते थे। तो एक अच्छी पहल मैं इसको बताऊंगा कि इसमें मैक्सिमम हम बंधन ने हम इसको टारगेट के तौर पर भी इसमें काम किया, युद्ध स्तर पर काम किया। उन जो पुरानी जो बाड़ियाँ थी उसको साफ किया, और उन बाड़ू से हमारे एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा मेरा क्या कि जैसे बाड़ू का जो पानी था वो अंडरग्राउंड कहीं ना कहीं वो रिस रहा था, वो आगे चलकर वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को नुकसान कर रहा था। तो उन बाड़ियों को अगर ढूंढा और उसको साफ किया, उसके जो पानी रास्ता उसको बंद किया, उसके एक तो नुकसान कम हुआ, दूसरा लोगों को स्वच्छ पानी मिला। और जैसे गर्मी के दौरान बहुत सारी कमियां पानी की होती, तो उस पानी की भी भरपूर मात्रा में जो हमें किसी कमी नहीं हुई पानी की। और दूसरा श्रमदान, जैसे लोगों को अवेयर किया, रास्ता टूटा था, मतलब ये कि मतलब हमारा मतलब कि हम सरकार पर ही डिपेंडेंट रहे, जो हम खुद स्वयं कर सकते हैं उसके लिए एक समूह की तरह प्रधान के साथ या किसी लोकल बॉडी के साथ, उनके साथ मिलाकर फॉरेस्ट के साथ और ट्रेंचेज बनाए, जैसे जंगलों में ट्रेंचेज बना दिए ताकि पशु पक्षी पानी नहीं मिल पाते तो कई बार जंगल की आग लग जाती है, वो उन ट्रेंचेज खोद के वहाँ पर हम उसका एक जो जोड़ जिसको हम बताते थे उस पानी को इकट्ठा हुआ, ताकि एक तो हमारे फॉरेस्ट फायर के लिए काम आएगा, दूसरा वो हमारा नेचुरली जैसे पशु पक्षी के काम आता है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा हमारा ये था। और मेरे ख्याल में हम इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमने औपचारिक रूप से लगभग
जो परंपरागत जल स्रोत थे जो कि पुनरुद्धार की जिनको आवश्यकता थी, इनको हमने चिन्हित किया है। उसमें से लगभग 900 से 1000 के लगभग जो पारंपरिक जल स्रोत हैं और जलाशय हैं उनका हमने पुनर्जीवित किया है उनको, और उनका पुनरुद्धार किया है, तो जिससे कि जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी, और जल की जैसे जल के रिसाव से या ड्रेनेज की प्रॉब्लम से अगर कोई लैंडस्लाइड्स वगैरह जो आ सकते हैं तो उनसे भी रोकथाम मिलने में हमें इसमें मदद मिलेगी। लैंडस्लाइड्स का आपने जिक्र किया। हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ सालों से लगातार आपदा जैसे हालातों से गुजर रहा है, हालात नहीं आपदा से ही गुजर रहा है। 2023 की आपदा हमने देखी, 2024 की देखी, और इस बार 2025 में भी हालात करीब करीब वैसे ही थे। इमरजेंसी की जो सिचुएशन होती है, नेचुरल कैलेमिटी की जो सिचुएशन होती है, इसमें होम गार्ड्स कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी रखते हैं हालात को बेहतर बनाने में, और लोगों के बीच जाकर लोगों को मौके पे राहत प्रदान करने में एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब ऐसी घटनाएं होती हैं, कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका होम गार्ड्स निभाते हैं? पहले तो प्रिपरेशन की बात करूंगा। लगभग पिछले 5 सालों में हमने 3100 मॉक ड्रिल्स और 1800 अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग 2.5 लाख लोगों को जोड़ा है, और उनको आपदा के प्रति सजग एवं प्रिपेयर्डनेस के ऊपर हमने तैयार किया है। तो ये है हमारा प्रिपेयर्डनेस। बात रही रिस्पांस की, तो जैसा हमने पहले बताया कि इस बारी से तो होमगार्ड्स जो है आगे बढ़कर अग्रिम योगदान दे रहा है डिजास्टर रिस्पांस में। आपने हाल ही में देखा होगा, जैसे कमांडर साहब ने बताया, मंडी में जो आपदा आई और चंबा में जो आपदा आई, उस दौरान हमारे गृह रक्षक मौके पर शुरुआत से लेकर अंत तक जो है हमारे गृह रक्षक मौजूद रहे, और इन्होंने जो आम जनता है उनके बीच में रहकर अपना अग्रणी भूमिका निभाई है, और आपदा के जो घाव लगा है उस पर थोड़ा मरहम लगाने का भी काम किया है। और इसमें हमारी जो नवीनतम उपकरण हमें प्राप्त हुए उनसे भी हमें काफ़ी सहायता मिली है। ठीक है, कुछ अपने अनुभव इस तरह के माहौल में। देखिए, अनुभव जैसे हम अब स्मेज का 2023 का जो था स्मेज का, तो उसका अनुभव मैं खुद वहाँ पर 11 दिन रहा, तो बहुत सारी बॉडीज वहाँ बह गई, तो पूरा गांव बह गया था। तो लोगों का होमगार्ड एक, जैसे कमांडर साहब ने बताया, एक होमगार्ड का लोकल होना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज का, उनका टोपोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उनको पता है कि किस तरह से किसका क्या रिएक्शन रहता है, किस तरह किसकी हम रास्ते कहाँ से होंगे, या खाना कहाँ से आएगा। तो उससे होमगार्ड एक लोकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो है ही है, पर एक बीइंग ए लोकल होने के नाते वो उस, ठीक है, नेचुरली है कि किसी डिजास्टर को हम रोक तो नहीं सकते, पर बट हम उसके नुकसान को हम कम कर सकते हैं अगर हमें हमारी टोपोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से या लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज़ को देखें तो उस चीज़ को कम कर सकते हैं। तो होमगार्ड इसमें बहुत, जैसे अभी मंडी का था, तो लोकल पैदल रास्ता, अगर लोकल होमगार्ड नहीं होता तो उनको रास्ता का पता नहीं होता, तो उनको वहाँ तक पहुँचने में कठिनाई होती, राशन पीठ पर ले जाके वहाँ तक मुश्किल का सामना उनको करना पड़ सकता था। बीइंग ए लोकल, जैसे हमें बताया कि पहले भी मैंने अपने इसमें बताया कि भाई उनका एक तालमेल है लोकल लोगों से और सरकार का, वो बीच की कड़ी है, ताकि वो वहाँ भी शांति, ऐसा नहीं हो कि पैनिक हो जाए। तो वो होमगार्ड इस चीज़ में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है, और इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है। और जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है या कुछ की बात है, तो दिन रात काम करते हैं हमारे होमगार्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों का भी सहयोग मिलता है जब ऐसी सिचुएशन होती हैं होमगार्ड्स को? जी 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 जी। किस तरह का? जैसे कि मैंने बताया कि जो जन जागरण के माध्यम से हम लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, तो सहयोग तो अपेक्षित है, पर इसके लिए हमारी भी भूमिका इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हमें उनको समय रहते या एज अ प्रिपेयर्डनेस लेवल पे हम उनको तैयार करें। तो थोड़ा सा इस टॉपिक पे बोलना चाहूँगा कि हम जो है, जैसे कि सरकार अभी युवा आपदा मित्रास की जो प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग करा रही है, ट्रेनिंग ऑफ यूथ वॉलंटियर्स, पंचायत लेवल पे ट्रेनिंग आ रही है, तो इसमें जो है होमगार्ड ट्रेनिंग पार्टनर की बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। तो हम लोगों के बीच जाकर उनको ट्रेन कर पा रहे हैं, ताकि अगर जब समय आने पे ज़रूरत पड़े तो कोई औपचारिक मदद या इंस्टीट्यूशनल मदद जनता तक पहुंचे, वो एट जो क्रिटिकल आवर है इंसिडेंट किसी भी डिजास्टर का, उस समय वो अपने आप, जो कम्युनिटी अपने आप रिस्पॉन्ड कर सके। तो इसके लिए हम उनके सशक्तिकरण करने के लिए हम प्रयासरत हैं उनकी ट्रेनिंग के माध्यम से।
ठीक है, थोड़ा सा ट्रेनिंग का आपने जिक्र किया। युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं का रुझान गृह रक्षक बल की तरफ कितना आप देखते हैं? क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि पुलिस बल की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहता है, देश सेवा के लिए आर्मी की तरफ रहता है। होमगार्ड्स में शामिल होने के लिए यूथ जो है वो कितना आपको लगता है कि थोड़ा सा अट्रैक्टेड है, या उन्हें और अट्रैक्ट करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, उठाए जाने चाहिए? देखिए, जहाँ तक एक होमगार्ड आने का मकसद, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस और एक देखा गया है, सबसे पहले तो पुलिस में जो हमारा आरक्षण है, 15% का आरक्षण पुलिस में होमगार्ड को मिलता है, और फॉरेस्ट में 15% का आरक्षण मिलता है, प्रिजम में 15% का आरक्षण मिलता है। ये भी एक कारण है कि लोग यहाँ पर है। दूसरा, सेम आज की डेट में रेमुनेशन जो मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और यहाँ का जो ये आरक्षण की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ताकि यहाँ तो उनको रोजगार मिल ही रहा है। अगर वो रेगुलर सर्विसेज के लिए अदर डिपार्टमेंट जाना तो एक यहाँ पर एक उनको आरक्षण भी मिल रहा है, तो इससे भी लोगों का। और दूसरा जो ट्रेनिंग है हमारे आज का डिजास्टर की मैं बात करूँ कि बहुत ये जो चीज़ें हम जो ट्रेनिंग में कराते हैं, मैक्सिमम ऐसी ट्रेनिंग जो कि घरों में काम आती है। हम कई बार क्या होता है कि भाई हम सोचते हैं कि भाई ट्रेनिंग हम अभी कोई भी चीज़ है, नोट्स है, ऐसा तो पता नोट्स, पर कई नोट्स ऐसे जो हम घरों में यूज़ कर सकते हैं, या स्ट्रेचर है तो उसको इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर कैसे ब्लैंकेट का बनाएंगे, रोप का बनाएंगे, या बल्ली के ऊपर का बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको जब वो लोग सीखते हैं तब वो इस चीज़ को हैरान रहते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो हमारे घरों में भी है। बट जैसे फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, पर लोग देख रहे पर उसको डर रहे हैं। जब उसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जानकारी उनको जो लोकल उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके काम आने वाली है, वो ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। जब ये ट्रेनिंग करके जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, वो दूसरे मोटिवेशन लोगों को देते हैं, तो उससे भी लगता है कि नहीं, ये जो डिपार्टमेंट है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा में ज़िंदगी में भी काम आने वाली है। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे आपने बोला युवाओं के लिए स्कोप, तो आपके इस चैनल के माध्यम से युवाओं तक मैं एक अपॉर्चुनिटी पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश की आबादी का 1%, जो कि लगभग 70,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हम एनरोल करने का लक्ष्य हमने स्थापित किया है। उसके तहत इस साल हमें 14,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तैयार करने, एनरोल करने और उनकी ट्रेनिंग करवानी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसा अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है, जैसे सरकार ने बताया, इट इज़ एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। सो सिविल डिफेंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और वर्तमान में युवाओं को राष्ट्र सेवा, अगर इस उद्देश्य से अगर वो किसी संस्था को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए नागरिक सुरक्षा भी एक अच्छा एवेन्यू है, जिसमें वो राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ जुड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ आपदा, क्योंकि नागरिक सुरक्षा भी आपदा में होमगार्ड से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करता है, तो उसमें भी वो समाज को अपना योगदान दे सकते हैं स्वयं सेवक के रूप में। तो इसके तहत जो है हम शिमला शहर में और इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में आबादी के 1% को हम एनरोल करना चाहते हैं। तो मेरी अपील रहेगी, जो 18 से, इसमें जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 से 50, 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक जो कि एबल बॉडीड हों और मेंटली और फिजिकल फिट हों, सिर्फ इतना ही हमारी आवश्यकता है। और जो कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहें और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में योगदान देना चाहें, उनको हम उनका स्वागत करते हैं ज्वाइन करने के लिए। और यही इसके संबंध में अगर वो चाहें तो जो फॉर्म्स हैं वो हमारे जो 12 वाहिनी कार्यालय हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम उनकी जो एक ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करा के उनको एज ए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हम शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, सरकार का आपने जिक्र किया, गृह रक्षक बल या फिर नागरिक सुरक्षा विभाग को बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि और ज़्यादा भी सपोर्ट की ज़रूरत है? हाँ, जहाँ तक सरकार की बात है, मैं आपको पहले ही बताया कि एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता था और ट्रेनिंग के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं होता था। तो आज की डेट में हमारे पास हमारे जो होम गार्ड्स है वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, और बिल्कुल बेहतर इक्विपमेंट हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें कि उस इक्विपमेंट से हम लोगों की जान बचा सकते हैं, लोगों तक पहुँच सकते हैं। और ट्रेनिंग की बात है, वो मैक्सिमम हमारे जो इंस्टीट्यूट से मैक्सिमम लोग हमारे गोल्ड मेडल भी लाए उस इंस्टीट्यूट से,
तो इससे बढ़कर सर। ठीक है, प्रोग्राम के आखिर में एक छोटा सा कमेंट, रेजिंग डे आपका आ रहा है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? ये क्योंकि इनके संस्थान में आयोजित होने वाले, तो मैं चाहता हूँ हाँ, अभी हमारा जो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर अभी हमें डायरेक्शन मिली है वर्दी कमांडेंट जनरल हमारे अटवाल मैम की कि आप प्रिपरेशन यहाँ करें। इसमें चीफ गेस्ट कौन होगा ये डिसाइड अभी उनके आने पर ही होगा, और अच्छी तैयारियाँ चली और शायद पिछले साल से और ज़्यादा बेहतर हो सकता है और कुछ नया भी हो सकता है इस साल। ठीक है, तो रेजिंग डे को लेकर तैयारियां जारी हैं और गृह रक्षक बल के बारे में, नागरिक सुरक्षा के बारे में आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। कार्यक्रम में आप आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और उम्मीद है कि गृह रक्षक बल और नागरिक सुरक्षा को लेकर तमाम जानकारियाँ, तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड थी वो इस प्रोग्राम के जरिए मिली होगी। आज की बात में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।